भागो भागो, जल्दी करो, आगे बढ़ो। सांस लेना मुश्किल है। रात के करीब 12 बजे है। एक जूनियर वर्कर को प्लांट के अंदर कुछ अजीब लगता है। गैस लीक हो रही है। वो दौड़ के अपने सुपरवाइजर को जाके इन्फॉर्म करता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे इग्नोर करता है और चाय पीने चला जाता है। रात के 12:45 बजे हवा में एक तीखी स्मेल फैलने लगती है। आंखों में जलन, लोग खांसने लगते हैं और अगले 2 घंटे में ये गैस पूरे शहर में फैल जाती है। अगले 2 दिन में हजारों लोग मर चुके होते हैं। ये थी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी। लेकिन सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन था, कंपनी, वर्कर या गवर्नमेंट? इस ट्रेजेडी के सेंटर में थी एक कंपनी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, एक 100 साल पुरानी अमेरिकन कंपनी जो बैटरीज, पेस्टिसाइड्स और रॉकेट फ्यूल तक बनाती है। इंडिया में इसका सब्सिडरी था UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसमें 49.1% इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे। 1969 में भोपाल में एक प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड बनाया जाता था जिसका नाम था 7 और इसके लिए जरूरत पड़ती थी एक डेंजरस केमिकल की, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC। शुरू में MIC इंपोर्ट होता था, लेकिन 1980 के आसपास लॉसेस के चलते कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि प्रॉपर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने कभी कोई प्लान बनाया ही नहीं। 1981 एक वर्कर मोहम्मद अशरफ गैस लीक की वजह से मर जाता है। ये एक वार्निंग थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया? कंपनी एक लॉस से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया, स्किल्ड वर्कर्स को हटा दिया, अनट्रेन्ड लोगों को हायर किया और सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करने लगे। फॉल्टी पाइप्स को रिप्लेस करने की जगह पे रिपेयर करने लगे और जिसका रिजल्ट था रेगुलर लीक्स। एक जर्नलिस्ट थे राजकुमार केसरवानी, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उन्होंने वार्न किया कि ये प्लांट भोपाल के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट को तक अप्रोच किया, लेकिन किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इस प्लांट में MIC स्टोर होता था 3 टैंक्स में, E610, E611, E619। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक टैंक E619 हमेशा एम्प्टी होना चाहिए और बाकी 2 टैंक्स सिर्फ 60% फिल्ड होने चाहिए। लेकिन रियलिटी थी तीनों टैंक्स ओवरफिल्ड थे। सेफ्टी सिस्टम्स का हाल ये था कि प्रेशर इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे थे, टेम्परेचर अलार्म डिस्कनेक्टेड थे, गैस स्क्रबर बंद थे, इमरजेंसी सायरन बंद थे और वॉल्व्स माल फंक्शन कर रहे थे। यानी एक डिजास्टर होने के लिए सब कुछ रेडी था। 2 दिसंबर 1984 रात के 9 बजे शिफ्ट चेंज होती है और वर्कर्स अपने रेगुलर काम पे लग जाते हैं और वो पाइप क्लीन करने लगते हैं। उन्हें क्लॉगिंग नोटिस होती है, इसीलिए वो पाइप में पानी डालते हैं क्लीन करने और गलती से पानी एंटर करता है टैंक E610 के अंदर। MIC प्लस वाटर, एक डेंजरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सपर्ट इसे कहते हैं रनअवे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे ही पानी MIC के कांटेक्ट में आया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उससे हीट जनरेट हुई और उस हीट ने रिएक्शन को और फास्ट कर दिया, यानी रिएक्शन खुद ही अपनी स्पीड से बढ़ता गया। इसे कहते हैं रनअवे रिएक्शन। जब रिएक्शन कंट्रोल से बाहर चला जाता है और कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता रहता है, इस केस में टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हुआ, MIC लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगा और टैंक के अंदर प्रेशर डेंजरसली बढ़ने लगा। एक ऐसा साइकिल जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, यानी टैंक E610 एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। रात के 12:30 बजे टैंक के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कंक्रीट तक क्रैक होने लगता है। अलार्म बजता है, लेकिन पब्लिक वाला सायरन अभी भी बंद है। रात के 1 बजे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। टैंक
E610 से 40 टन MIC गैस लीक हो जाती है। ये गैस हैवी थी, इसलिए ग्राउंड लेवल पर ही फैलती गई, सीधा इंसानों के सांस के लेवल पर। भोपाल के रेजिडेंशियल एरियाज और रेलवे स्टेशन सब कुछ इस जहरीली सफेद क्लाउड में कवर हो गया। लोग डर के मारे दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं और गैस उनके घरों के अंदर घुस जाती है। गैस की स्मेल ऐसी थी जैसे किसी ने हवा में लाल मिर्ची जला दी हो, तीखी और जलन भरी। लोगों की आंखें जल रही थी, लोग जोर जोर से खांस रहे थे। सीने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर से दबा रहा हो। सांस लेना एक स्ट्रगल बन चुका था। घरों के अंदर लोग नींद में थे, उन्हें पता भी नहीं चला और वो सोते सोते ही मर गए। बाहर सड़कों पर लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने बच्चों को उठाकर दौड़ रहे थे, लेकिन गैस उनसे तेज थी। किसी को भी समझ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स को तब पता नहीं कि ये कौन सी गैस है, इसे कैसे ट्रीट करें और इसका क्या एंटीडोट दे। उन्होंने ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ केसेस में ऑक्सीजन ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। लोगों की हालत और रैपिडली खराब होने लगी। अगले कुछ घंटों में हजारों लोगों की जान चली गई। सुबह जब रोशनी हुई तो भोपाल का मंजर कुछ और ही था। सड़कों पर लाशों की लाइंस लगी थी, जानवर मरे हुए पड़े थे और जो जिंदा थे वो अभी आधे टूट चुके थे। एक रात में एक शहर जिंदा से कब्रिस्तान बन गया। बाद में कंपनी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन फेथ, जिसमें बचे हुए MIC को न्यूट्रलाइज किया गया। चेयरमैन वॉरेन एंडरसन इंडिया आए और उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। 1985 से लीगल बैटल शुरू हुए। कंपनी ने ब्लेम किया वर्कर्स को, गवर्नमेंट ने ब्लेम किया कंपनी को। कंपनी ने बोला डिजाइन चेंज अलाउ नहीं हुआ, लेकिन सच क्या था? नेग्लिजेंस हर लेवल पर। 1989 में सेटलमेंट हुआ। कंपनी ने $470 मिलियन का कंपनसेशन दिया, लेकिन क्या ये इनफ था? भोपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। केस को फिर से रीओपन किया एज अ क्रिमिनल केस। वॉरेन एंडरसन 2014 में मर गए और जस्टिस अभी भी पेंडिंग है और विक्टिम्स अभी भी सफर कर रहे हैं। इस ट्रेजेडी के बाद इंडिया में आए नए लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट विद अ न्यू क्लॉज, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी, ताकि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सके। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर है कि जब प्रॉफिट सेफ्टी से बड़ा हो जाता है तो प्राइस हमेशा इंसान की जान होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके थॉट कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।